नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है टॉपिक पर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उचित जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा चल रहा था कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता और उनका परिचय हम पढ़ रहे थे। परिचय में हमने आधे से ज्यादा के लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था, थोड़ा रह गया था, उसको हम आज देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा हमने यहाँ तक देख लिया था, लेकिन फिर से मैं थोड़ा ऊपर से शुरू कर देता हूँ। यहाँ से शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक का हो गया था कल। चलो फटाफट देख लेते हैं। यहाँ उनकी कविता कौन सी है? आत्म परिचय तथा गीत संग्रह है। वो कहां से लिया गया? निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से एक गीत दिया जा रहा है। कविता आत्म परिचय है, नाम से पता चल रहा है आत्म परिचय मतलब खुद का परिचय। इन्होंने अपनी कविता में खुद का परिचय दिया है, खुद के बारे में बताया है, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया है। ज्यादातर जो लेखक कवि होते हैं वो सामाजिक होते हैं, लेकिन इन्होंने जो भी कविताएं वगैरह लिखी हैं, काव्य संग्रह लिखे हैं, उनमें इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताने की कोशिश की है, खुद के जीवन के बारे में बताने की कोशिश की है। जैसे और जो लेखक होते हैं ना, जो कवि होते हैं, वो ज्यादातर समाज की बातों के बारे में हमें बताते हैं, लेकिन इन्होंने अपने बारे में हमें बताया है। निशा निमंत्रण से एक गीत लिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। खट्टा मीठा का मतलब है सुख दुख से संबंधित। कभी समाज से उसे सुख की अनुभूति होती है तो कभी दुख भी मिलता है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। जगत से कट के हम नहीं रह सकते हैं, समाज से कट के हम नहीं रह सकते हैं, अलग नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दुनिया दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स स्रोत उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। वो जो कुछ है ना, अपने चारों तरफ के परिवेश, पर्यावरण, एनवायरमेंट की बदौलत है। समाज से हटकर उसका कोई उसकी पहचान समाप्त हो जाएगी। उसकी जो पहचान है ना, वो भी समाज में रहते हुए ही है। जंगलों में चला जाएगा तो उसकी पहचान रहेगी क्या? नहीं, उसकी पहचान क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो हम मनुष्य हैं, समाज से दूर नहीं रह सकते, समाज से हटकर नहीं रह सकते, कटकर नहीं रह सकते। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक, द्विधात्मक होता है असमंजस वाले, क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति। द्वंद्वात्मक होता है संघर्षात्मक, संघर्ष वाले संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलय का है। कि दुनिया से मेरा संबंध कैसा है? प्रीति कलय का है। प्रीति कलय मतलब प्रीति का भी है और कलय का भी है, झगड़े का भी है। प्यार का भी है और झगड़े का भी है। अच्छा भी है तो बुरा भी है, सुख का भी है तो दुख का भी है। और ये तो बड़ी हुई बात है, ये तो प्रकृति का नियम है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये तो चलता रहेगा। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, मेल मिलाप है विरुद्धों का, दोनों बातें चलती है, सुख भी दुख भी। यहाँ पे कुछ विरोधाभासी बातें कविता में आई हैं, कुछ शब्दों का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। उन्मादों में अवसाद, उन्मादों में मतलब मस्ती में थोड़ा दुख, अवसाद, अवसाद मतलब दुख, उन्माद मतलब मस्ती, पागलपन, दीवानापन, दीवानगी, उसमें भी कई बार दुख आ जाता है, दुख झेलना पड़ता है। रोदन में राग, रोने में भी एक गीत की सी अनुभूति होती है। शीतल वाणी में आग, मेरी वाणी शीतल है मतलब मेरी कविता बड़ी मधुर है, लेकिन उसमें भी प्रेम की आग भरी हुई है। तो ये विरोधाभासी बातें ना, शीतल वाणी में आग, रोदन में राग, उन्मादों में अवसाद, विपरीत बातें हैं कि दिन में रात, रात में दिन, हो गई ना विपरीत बातें। इस प्रकार की बातें हैं। शीतल वाणी में आग मतलब इनकी, इन्होंने कहा है कि मेरी जो वाणी है, मेरी जो कविता है बड़ी मधुर है, शीतल है, मधुर है। उसमें भी एक आग है। आग कौन सी? प्रेमा, प्रेम की आग, प्रेमाग्नि, प्रेम की अग्नि। मैंने कभी बताया होगा विरहाग्नि बड़ी खतरनाक होती है, विरहाग्नि, विरह की अग्नि। विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि मैं कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ऐसी पंक्तियां भी यहाँ ही है। जैसा कुछ कहने का ठस्सा मतलब रोब, शक्ति, ताकत पैदा हुई है इनमें।
यह ठस्सा ही, यह रोब ही, यह पावर ही, यह ताकत ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का क्या है? प्राण है। कि अपनी बात को बेझिझक प्रस्तुत कर देना छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है, मतलब उसकी जान है ये। बात को सीधी सट कह देना। एक था छायावाद, ये आया नाम छायावादोत्तर, मतलब इसके बाद वाला समय। एक तो होता है ना पूर्व और एक होता है उत्तर। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन देखा, तब उसमें मैंने आपको दो नाम बताए थे। ये एक तो था आदिकाल, फिर जो दूसरा भक्ति काल था और तीसरा था रीतिकाल। उनको नाम दिया गया था, दोनों को मिलाकर एक ही नाम दिया गया था, क्या? मध्यकाल। फिर मध्यकाल को किसी ने डिवाइड कर दिया कि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, मतलब पहले वाला मध्यकाल और बाद वाला मध्यकाल। फिर पूर्व मध्यकाल को नाम दे दिया भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को अलग नाम दे दिया रीतिकाल। ऐसे छायावाद है और छायावादोत्तर, छायावाद में उत्तर जुड़ गया, मतलब छायावाद के बाद वाला समय। और छायावाद कौन सा बताया था मैंने? 1918 से 1933 तक का। बाकी मानते 36 तक का ही है, लेकिन अगर हम सिर्फ छायावाद और छायावादोत्तर को अलग अलग करेंगे तो छायावाद सिर्फ 33 तक ही रहेगा। 33 से 36 कौन सा आ जाएगा? छायावादोत्तर। अर्थात इसको नाम क्या दिया गया? हालावाद। क्या नाम दिया गया था? हालावाद। और इस हालावाद के मुख्य कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। हाँ, गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान, वितान मतलब विस्तार, प्रीति कलह का, प्रेम का और झगड़े का यही जो विस्तार है ना, और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है, युक्त रखता है। लहालोट मतलब उससे युक्त रखता है। सर यूटोपिया क्या होता है? ये यही तो बता रखा है यूटोपिया, असंभव आदर्श, कोष्टक में दे रखा है। मतलब असंभव आदर्श, आदर्श हम नहीं जानते कि आदर्श कोई आदर्श की बातें करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। आइडल। हाँ, आइडल, आदर्श, आइडल, इसी को बता रखा है यूटोपिया। अब ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? हो सकता है इसमें फारसी का प्रभाव हो, फारसी का, क्योंकि हमने ऊपर देखा था ना कि इनके ऊपर फारसी कवि का प्रभाव पड़ा है। किसका नाम आया था एक? हाँ बेटा, फारसी कवि उमर खयाम का। संस्कार एक ही बात होती है क्या? आदर्श और संस्कार नहीं, बातें अलग अलग है सारी। सर ऐसे एक साथ में आते ना, बट ये दोनों हाँ वर्ड्स बिल्कुल, लेकिन संस्कारों से रिलेटेड ज्यादा आदर्श, मतलब आदर्शात्मक संस्कार, मतलब बहुत ही अच्छे संस्कार हो जाएंगे। आदर्शवादी संस्कार, अच्छे संस्कार हो जाएंगे। ठीक है। संस्कार तो वो होते हैं जो हम एक तरह से हमारे रहन सहन से प्रकट होते हैं, वो होते हैं संस्कार। अब हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं तो कुछ गलत भी कर सकते हैं। हमारे संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जो अच्छे वाले हैं वो आदर्शवादी हैं। ठीक है। अब बिल्कुल एक तो कैसे हुए, अलग अलग हो गए। और मैंने तो कह रखा है कि हर शब्द का अपना अपना अर्थ होता है निश्चित। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत, अब दूसरी कविता के बारे में बताया जा रहा है कि निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में, कि प्रकृति है ना वो रोज क्या होती है? परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील, बदलती रहती है, के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। कौन से गीत में? निशा निमंत्रण से जो गीत लिया गया है। गीत का नाम क्या है? हमारे सिलेबस में है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। परिवर्तनशीलता है कि नहीं है? अरे सुबह हुई, फिर रोशनी तेज हुई, फिर धूप निकली, फिर बिल्कुल सूरज हमारे सिर के ऊपर आ गया, फिर शाम होती है, धूप मतलब सूरज ढलता है और धूप कम होती है, छाया होती है, फिर धीरे धीरे सूरज डूबने के लिए चला जाता है और अंधेरा सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस प्रकार से शाम होते होते रात हो जाती है। मतलब परिवर्तन, परिवर्तन होता रहता है। और परिवर्तन ही क्या है? जिंदगी है। जिंदगी में परिवर्तन चलता रहता है। विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है इस गीत में। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए, बहुत ही सरल सर्वानुभूत, सबको अनुभूत होने वाले, अनुभव होने वाले बिंबों के जरिए। बिंब होते हैं बेटा चित्र। बिंब किसको बोलते हैं? चित्र को बोलते हैं। बिंब किसको बोलते हैं बेटा? चित्रों को। मतलब कई कवियों की जो भाषा होती है वो बिंबात्मक होती है, मतलब चित्रात्मक भाषा होती है। जब वो बोलते हैं, कविता कहते हैं, तो उनकी कविता को पढ़कर हमारे दिमाग में चित्र से बन जाते हैं, वो होती है बिंबात्मक भाषा।
बिंबों का प्रयोग भाई, इस कविता में बिंबों का प्रयोग किया गया है। तो बिंबों के जरिए किसी अगोचर, अगोचर का मतलब क्या होता है? अगोचर का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता, अगोचर। किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना। रूहानी मतलब आत्मिक छुअन, जो हमारी आत्मा को छू जाए, ऐसी छुअन, ऐसा स्पर्श महसूस करा देना। बच्चन जी की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। मतलब वो कविता या ये गीत जो हम आगे पढ़ेंगे, वो हमारी आत्मा को छू जाएगा, वो हमारी आत्मा को छू जाएगा। यही विशेषता है कवि बच्चन की, कि वो इस प्रकार से शब्दों को बैठाते हैं कविता में, इस प्रकार से शब्दों की रचना करते हैं कि वो पाठक की आत्मा को छू लेते हैं, रूह को छू लेते हैं। रूह नहीं बोलते क्या? रूह, रूह, रूह मतलब आत्मा, बोलते ना रूह कांप जाती है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन, किसी प्रिय आलंबन। देखो इसमें जगह जगह कविता में आगे भी नाम आएगा किसी। ये किसी कौन है, ये इसके बारे में क्लियर तो नहीं किया गया कि किसी कौन है, लेकिन ये इनका प्रेमी है, इनकी प्रेमिका है। लेकिन हो सकता है कोई इनका अपना हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई परिवार का सदस्य हो, या इनकी प्रेमिका भी हो सकती है। लेकिन यहाँ ये प्रेमिका के लिए ही कहा गया है। बस इन्होंने बात क्लियर नहीं की है कि मैं मेरी प्रेमिका के लिए या मेरी पत्नी के लिए ये सब शब्द यूज कर रहा हूँ। लेकिन ये अपनी पहली पत्नी की मौत के कारण से बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। उसी के बाद में जब ये दुखी हो गए थे, तब इन्होंने ये कविता लिखी थी। और लेकिन इसने अपनी प्रेमिका का खुलकर जिक्र नहीं किया, उसको अदृश्य रखा है, छिपाए रखा है। तो किसी किसी शब्द ऐसा कई बार आएगा तो समझ लेना कि ये उनकी पत्नी के बारे में या प्रेमिका के बारे में है। तो किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर देता है। जब कोई हमारा प्रिय होता है, जब हमारे पास अपना प्रिय होता है, अरे बेटा, बाप कमाने के लिए जाता है, पिता कमाने के लिए जाता है, कमाकर वो घर भी तो आता है शाम को। घर क्यों आता है? घर क्यों आता है? क्योंकि उसे पता है उसके बच्चे उसका वेट कर रहे हैं, उसके बच्चे उसका वेट कर रहे हैं। वो सोच रहे होंगे पापा आज ये चीज लाएंगे, ये चीज लाएंगे, आज ये खाएंगे, वो खाएंगे। हर व्यक्ति कोई ना कोई उससे उम्मीद रखता है। अब वो उम्मीद ही उसको बांधे रखती है, उस पिता को। उसी कारण से वो शाम को जल्दी घर जाने की सोचता है कि मैं फटाफट रास्ते की दूरी को फटाफट तय करता है कि यार अंधेरा ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता की बात है ये कि यार दिन जल्दी जल्दी ना ढल जाए, अंधेरा होने से पहले मैं पहुंच जाऊं। अब जिस व्यक्ति के घर में कोई है ही नहीं उसका अपना, उसको क्या जल्दी रहेगी जाने की? इस प्रकार की बातें हैं इसमें। देखेंगे वो पूरी बातें तो अपन कविता में देखेंगे। तो पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता, अगर ऐसा नहीं होगा उसके साथ में, तो हम शिथिलता मतलब कमजोरी और फिर जड़ता, मूर्खता को प्राप्त होने के अभिशिप्त हो जाते हैं। मतलब अभिशिप्त का मतलब होता है शापित, हमें एक तरह से श्राप मिल जाता है। मतलब हमें कोई वो है ही नहीं कि हम घर जाकर क्या करेंगे, कोई है ही नहीं हमारा घर में, पड़े रहते हैं, भारी गुजरा कर लेते हैं। कुछ लोग जिनका घर में कोई नहीं होता, जो लावारिस होते हैं, एक तरह से पड़े रहते, कहीं भी रात गुजार लेते हैं। घर में तो तब जाए सर ना। शिथिलता क्या होता है? कमजोरी, कमजोरी, शिथिल, कमजोर, कमजोरी का भाव शिथिलता। शिथिल बोलते हैं कमजोर, जैसे हमारे अंग शिथिल शिथिल हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, शरीर में शिथिलता आ रही है, कमजोरी आ रही है। अब जब घर में कोई होगा ही नहीं, किसी का अपना नहीं होगा, तो एक तरह से उसके पैरों में चंचलता रहेगी क्या? देखो एक दो शब्द आए हैं, तो चंचल, चंचल तेजी, और एक आया शिथिलता। ये शिथिलता, जिसके घर में कोई उसका अपना वेट करने वाला होगा, वो तो फटाफट फटाफट जाएगा, तेजी के साथ जाएगा। लेकिन जिसके घर में कोई होगा ही नहीं, वो जाएगा, वो करेगा क्या? और घर में कोई होगा, होगा तब करेगा ना, होगा ही नहीं तो वो उसके पैरों में चंचलता रहेगी क्या? नहीं रहेगी। अरे कमजोर रहेंगे, मन ही नहीं करेगा उसका जाने का, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे, बिल्कुल अलसाया हुआ सा जाएगा। घर में तो है नहीं कोई, उसी को जलाना है, उसी को छोड़ना है, रात गुजारनी है, दूसरे दिन वापस कमाने के लिए जाना है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं, शापित हो जाते हैं, हमें ऐसा श्राप मिल जाता है। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। कवि को 1976 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था और 92 में सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया था। अब हम देखते हैं, आत्म परिचय कविता की शुरुआत करते हैं। आत्म परिचय कविता, नाम से स्पष्ट हो रहा है इन्होंने इस कविता के माध्यम से अपना परिचय दिया है। इन्होंने इस कविता के माध्यम से अपना परिचय देने की कोशिश की है। देखते हैं, पहले हम इसका वो करते हैं वाचन, सस्वर वाचन करते हैं। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं,
फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छुकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग जीवन मतलब सांसारिक जीवन। जग जीवन मतलब सांसारिक जीवन। भार क्या होता है? भार भार मतलब जिम्मेदारी। भार मतलब जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, सांसारिक जीवन की जिम्मेदारी। कई प्रकार की जिम्मेदारी होती है व्यक्ति के ऊपर। झंकृत जिनको छूकर, झंकृत का मतलब होता है संगीत में। जगजीवन, भार, झंकृत और सांसों के दो तार भी हो गया। सांसों के दो तार मतलब हमारा जीवन। अब दो तार की बात आई है, झंकृत करने की बात आई है, तो अपन कह सकते हैं कि जीवन रूपी वीणा, जीवन रूपी वीणा के तार किसी ने झंकृत कर दिए, कर दिया किसी ने। अब अभी अपन थोड़ी देर पहले ऊपर बात कर रहे थे, किसी ने शब्द आएगा, किसी ने। ये किसी ने किसके लिए? ये इनकी किसी प्रेमिका के लिए है। किसी अपने के लिए भी हो सकता है, क्लियर नहीं की है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि ये इनकी पत्नी की याद के कारण से इन्होंने ये लिखा है। पूर्व पत्नी जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो अपने अपन प्रेमिका कह सकते हैं। जग जीवन हो गया सांसारिक जीवन, भार हो गया जिम्मेदारी, झंकृत हो गया संगीत में, सांसों के दो तार हो गया जीवन रूपी वीणा के दो तार हो गए। और मैं स्नेह सुरा का मतलब हो गया क्या? प्रेम रूपी शराब। प्रेम रूपी शराब, स्नेह सुरा मतलब प्रेम रूपी शराब। स्नेह मतलब प्रेम, सुरा सुरा मतलब शराब, हाला भी बोलते हैं शराब को। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने मन की गाता हूँ। बिल्कुल इजी है ना? खड़ी बोली है ये, खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली, बिल्कुल इजी है। बार बार रिपीट करेंगे तो हम लोग को कुछ समझ में आ जाएगा इसमें। आएगा ना? हाँ बेटा, इसमें अंत्य अनुप्रास अलंकार आ सकते हैं ना? भार, प्यार, तार। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल इसमें अंत्यानुप्रास तो आएगा। फिरता हूँ फिरता हूँ फिरता हूँ, ये आ गया। फिरता हूँ, छह का अनुप्रास। नहीं नहीं, ये साथ साथ में नहीं आ रहा, ये अंत में आ रहा है बेटा, इसलिए बता रहा हूँ अंत्यानुप्रास। जगजीवन में हो गया, जगजीवन में क्या हो गया? छह का अनुप्रास। और भार, प्यार और तार, इन तीनों में अंत्य अनुप्रास हो जाएगा सर। भार, प्यार और तार, हाँ बिल्कुल हो सकता है, अंत्यानुप्रास हो सकता है। लेकिन अंत्यानुप्रास अपना यहाँ पे मानने के बजाय, एक तो देखो यहाँ पे माने, यहाँ पे अंत में माने, या फिर दो शब्द आ रहे हैं, ये भार और प्यार यहाँ पे आते हैं ना, दोनों शब्द लिए की जगह प्यार आ जाता, तब अपन अंत में मानते। ऐसे फिर बीच बीच में ऐसे नहीं मान सकते ढूंढ ढूंढ के, ये गलत है। या तो अंत्यानुप्रास तो यहाँ देखो आप, अंत वाला देखो, या फिर दो शब्द मान लो ये साथ साथ में आ गए, तो इनके अंत में मानो कि दोनों में एक जैसा स्वर आ रहा है क्या, वहां पे अंत्यानुप्रास होगा। ठीक है, ऐसे बीच पंक्ति के बीच में मत ढूंढो आप। ठीक है, यस सर। हाँ देखो, प्रसंग तो आप लिख सकते हैं। प्रसंग में हमें संदर्भ का जिक्र भी करना पड़ता है। पहले हम संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग संदर्भ आप कर सकते हैं कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, इनके रचयिता कौन है, इनमें क्या बताया गया है, इन सब बातों का जिक्र प्रसंग में हम कर सकते हैं। से प्रसंग जो व्याख्या आती है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फिर हम व्याख्या करेंगे, फिर हम विशेष करेंगे। विशेष में जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, अलंकार कौन सा है, भाषा कैसी है, शब्दावली कैसी है, इस प्रकार की बातों का जिक्र कर सकते हैं। रस कैसा है, सर खड़ी ठीक बोली है है, ना इसमें? खड़ी बोली है, बिल्कुल खड़ी बोली है। और अपना एक तरह से परिचय दे रहा है, तो अपन शैली कर सकते हैं, परिचयात्मक शैली है। नाम से पता है आत्म परिचय, खुद का परिचय दे रहा है, तो परिचयात्मक शैली कर सकते हैं। शैली का मतलब तरीका क्या है इनका, कविता का तरीका क्या है, तो कुछ बता रहे हैं अपने बारे में, परिचय दे रहे हैं, तो वो परिचयात्मक शैली हो गई। ठीक है, रस हो गया, इसमें श्रृंगार रस है, प्यार प्रेम की बातें आ रही हैं, श्रृंगार रस है। और जहां श्रृंगार रस होता है वहां माधुर्य गुण होता है। भाषा होगी खड़ी बोली, अनुप्रास अलंकार हो गया, और एक रूपक अलंकार भी हो जाएगा। रूपक अलंकार चार कहाँ पांच होगा? विशेष हो जाएंगे सर। हाँ हो जाएंगे, बहुत है, चार पांच विशेष तो बहुत है, तीन चार भी काफी है। स्नेह सुरा, यहाँ पे हो गया स्नेह रूपी सुरा, स्नेह रूपी सुरा। स्नेह रूपी सुरा मतलब प्रेम रूपी शराब। अब स्नेह रूपी सुरा आ गया, मतलब यहाँ पे अलंकार कौन सा होगा, कोई बताएगा? रूपक। रूपक। रूपक अलंकार हो गया, वेरी रूपक। गुड। देखो, हाँ वेरी गुड, रूपक अलंकार। इसमें देखो योजक भी आ गया, और वो इसका विग्रह करते हैं ना, शब्द को खोल कर लिखते हैं, तो रूपी शब्द भी आ रहा है। और जहां ऐसा होता है वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। अब इसमें जो छंद है ना बेटा, छंद का आप स्पेशली ध्यान रखना, इसमें रुबाइयां छंद है, रुबाइयां, रुबाइयां छंद है। छंद कौन सा है? रुबाइयां। दोहा नहीं है, सोरठा नहीं है, और चौपाई नहीं है, इस प्रकार के छंद नहीं है, सवैया नहीं है, कवित नहीं है, इस प्रकार के छंद नहीं है। इसमें अलग छंद है, सर और ये ये छंद छंद है हुआ फारसी। कैसे पता चलेगा कि कौन सा छंद है इसके अंदर?
बस इस कविता में मैंने बता दिया ना, रुबाइयां छंद है, तो इसमें आप याद कर लेना, इसमें तो रुबाइयां छंद है। आगे आगे ज्यादातर अपने अपने यहाँ पर कविता है ना, वो मुक्त छंद की है, उनमें किसी प्रकार छंद है ही नहीं, मुक्त छंद लिखना पड़ेगा, छंद मुक्त है ये कविताएं आगे वाली। इसमें तो रुबाइयां छंद है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने यहाँ पे देखा था, क्योंकि हमने देखा था कि इनके ऊपर मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का प्रभाव पड़ा है। तो ये जो छंद है ना बेटा, ये जो छंद है, ये है रुबाइयां छंद है। इसकी विशेषता क्या होती है, देखो इसमें पहली, दूसरी और चौथी लाइन का तुक मिलता है, तीसरी लाइन का तुक नहीं मिलता है। हर पंक्ति में देख लो, पहली, दूसरी और चौथी लाइन का तुक मिलेगा, तीसरी का तुक नहीं मिलेगा। ये जो विशेषता है, ये है रुबाइयां। और ये रुबाइयां छंद की, रुबाइयां जो छंद है वो है फारसी का छंद है। आया कुछ समझ में? तो ये यस तो हमें सर। याद ही करना पड़ेगा कि इस कविता में रुबाइयां छंद है। ठीक है, बस और तो कौन सी बात रह गई, और तो सारी बातें हो गई। चलो देख लेते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कई बच्चे अपने बारे में बताते हुए कह रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि मैं सांसारिक जीवन का भार लेकर फिर रहा हूँ। मतलब मेरे मन में सभी की जिम्मेदारियां हैं, मैं सभी जिम्मेदारियों को लिए हुए फिर रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसके बावजूद भी मैं लोगों के लिए मेरे जीवन में प्यार लेकर फिर रहा हूँ। मेरे मन में सभी के लिए क्या है, प्रेम भाव विद्यमान है। मतलब दुनियादारी में फंसकर मैं अपने प्रेम भाव की उपेक्षा नहीं करता हूँ, मैं दुनियादारी में फंसकर अपने प्रेम भाव की उपेक्षा नहीं करता हूँ। जग जीवन का भार लिए हुए फिर रहा हूँ, संसारिक जीवन का भार लिए फिर रहा हूँ, जिम्मेदारियों का भार लिए हुए फिर रहा हूँ, फिर भी मैं मेरे जीवन में लोगों के लिए प्यार लिए हुए फिरता हूँ। इसके बावजूद भी सभी के लिए मेरे मन में क्या है, प्रेम भाव विद्यमान है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि अपने किसी प्रिय की को याद करते हुए कहता है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कि किसी प्रिय ने अपने स्पर्श से, कैसे स्पर्श से, प्रेम पूर्ण स्पर्श से मेरी जीवन रूपी वीणा को, प्रेम पूर्ण स्पर्श से छूकर मतलब स्पर्श करके, किसको, मेरे जीवन रूपी वीणा को, सांसों के दो तार, सांस 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 तो क्या है, जीवन यही तो है, सांस। जिस दिन सांस चली गई उस दिन जीवन खत्म। कि मेरे किसी प्रिय ने अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी वीणा को क्या कर दिया है, झंकृत कर दिया है, उन तारों को बजा दिया है। वीणा के तार ही तो बजते हैं, उन्हीं से तो संगीत उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे वो तार किसके हैं, जीवन रूपी दो तार, मतलब जीवन रूपी वीणा के दो तारों को छूकर संगीत में कर दिया, बजा दिया है, झंकृत कर दिया है। उस संगीत के सहारे मैं इस जीवन को बिता रहा हूं, उसी संगीत के सहारे मैं उस जीवन को बिता रहा हूं। मतलब यहाँ पर जो कवि है वो अपनी पत्नी को इंगित करते हुए कह रहा है, अपनी पूर्व पत्नी को उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वो प्रेम है ना मेरा, मेरा पहली पत्नी के साथ में जो प्रेम था वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, वो आई मेरे जीवन में प्यार भर के चली गई। वो आपने वो चली गाना क्यों सुना गई? होगा ना, अरे मर गई, सर मर गई, जंकृत का चली दोबारा क्यों गई बताना एक बेटा, बार। मर गई। हाँ बेटा, मेरे को लगा सर डिवोर्स हो गया। जंग ज- जंकृत का दोबारा बताना सर एक बार, ये डिस्कनेक्ट हो गया कर था। दिया, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि किसी प्रिय ने, स्पष्ट तो क्लियर नहीं किया किसी प्रिय ने, लेकिन वो अपनी पूर्व पत्नी के बारे में इशारा करते हुए कह रहा है कि मेरे किसी प्रिय ने अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से छूकर, मतलब स्पर्श करके, सांसों के दो तार मेरे जीवन रूपी वीणा के तारों को क्या कर दिया, झंकृत कर दिया, संगीत में कर दिया। मतलब वो आई मेरे जीवन में प्यार भर के चली गई, और मेरे तार बजते रहे और मैं गाता रहा, मेरे दिल के तार बजे बार बार, इस प्रकार से मैं गाता रहा। ठीक है, आपने गाना सुना होगा ना, हाँ। तो इस प्रकार से वो मेरे दिल में आई और प्रेम भरकर कुछ समय बाद ही वो वापस चली गई। मतलब मेरा मेरे पत्नी से, पूर्व पत्नी से जो प्रेम था ना, वो ज्यादा समय तक नहीं चला, डिवोर्स नहीं हुआ था। सर अमिताभ बच्चन की माँ कौन थी? तेजी बच्चन, वो पहली थी, दूसरी? उसका नाम नहीं याद, ठीक है, उसका सर्च कर लेना आप। ठीक है बेटा, तेजी बच्चन नाम था उसका। अगला अच्छा, है मैं जंकृत का मतलब क्या होता है? संगीत में बजाना भाई, झंकृत करना। वीणा के तार बजाते नहीं क्या, उंगलियों से बजाते हैं तारों को, वही तो ट्यूनिंग निकलती है, वही तो आवाज निकलती है, सुरीली आवाज निकलती है। झंकृत करना, बजा देना, हिला देना, संगीत में कर देना। ठीक है, किस रिपीट सर? करूं क्या फिर से? यार इतना तो इजी है, इतना तो डिफिकल्ट चलो। नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। क्या कह रहा है कवि? कवि बच्चन कह रहे हैं कि मैं सांसारिक जीवन में, मैं अपने सांसारिक जीवन का भार लिए हुए फिर रहा हूं, सांसारिक जीवन का भार लिए हुए फिर रहा हूं। भार मतलब जिम्मेदारियां,
मैं सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियां लेकर फिर रहा हूं, फिर भी जीवन में प्यार कौन लिए सी? फिरता हूं, फिर भी। अरे सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियां कम है क्या? हम सांसारिक जीवन से बिलोंग करते हैं, हम सब, आप भी हैं, मैं भी हूं। आप भी ये ध्यान रखते हैं कि अपन घर से बाहर जाएंगे तो घर वाले इंतजार करेंगे, जल्दी से घर पहुंचना है, वरना पापा हो सकते हैं लगा दे, मम्मी हो सकते हैं कुछ उठा ले लकड़ी वगैरह, समझ रहे हो ना? वो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो भार ही एक तरह से। ओके सर। जग जीवन मतलब सांसारिक जीवन का भार, मतलब जिम्मेदारियां लिए फिर रहा हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लेकर फिर रहा हूं, लोगों के लिए प्यार बांटता हुआ फिर रहा हूं। कर दिया किसी ने जंग, वो अपनी पत्नी को याद करते हुए कह रहा है, अपनी प्रेमिका को याद करते हुए कह रहा है कि किसी ने मेरे जीवन में प्रेम अर्थात प्रेमपूर्ण स्पर्श करके मेरे जीवन रूपी वीणा को, सांसों के दो तार मतलब जीवन रूपी वीणा को क्या कर दिया, झंकृत कर दिया, संगीत में कर दिया। और उसी संगीत के सहारे मैं क्या कर रहा हूं, अपने इस जीवन को बिता रहा हूं, उसी संगीत के सहारे मैं अपने जीवन को बिता रहा हूं। यहाँ पर क्या है, कभी अपनी पत्नी को याद करते हुए कह रहा है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि उसके साथ मेरी शादी हुई थी या उसके साथ मुझे प्रेम हुआ था, वो प्रेम हमारा ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। ठीक है, ये सब बातें जोड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, इसमें तो इतना ही लिखा हुआ है, जितना इसमें तो इतना ही है जितना लिखा हुआ है, लेकिन अपन व्याख्या करते हैं तो थोड़ा सा बोल देते हैं ज्यादा। ठीक है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मन की गाता हूं, मैं तो मन की करता हूं, जो मेरा मन कहता है ना मैं वो करने लग गया हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, कभी कहता है कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान करता हूं, मैं प्रेम रूपी शराब का पान करता हूं, मैं प्रेम रूपी शराब पीता हूं, देसी मदिरा नहीं पीता, प्रेम रूपी शराब पीता हूं, अंग्रेजी भी नहीं पीता, प्रेम रूपी शराब पीता हूं। और सबसे खतरनाक नशा है इस शराब में, प्रेम रूपी शराब में। मैं प्रेम रूपी शराब का पान करता हूं और मैं इस संसार की फालतू बातों की तरफ ध्यान भी नहीं देता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, मैं संसार की अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान नहीं देता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, और ये संसार भी उन्हीं को पूछता है जो उसकी गाते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन मैं तो अपने मन का गान किया करता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो गाता हूं, मैं वो कहता हूं, मैं कविता के माध्यम से अपने मन की बातों को ही कहता हूं। लेकिन संसार है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाया करते हैं, वो उन्हीं को पूछता है। मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूं और अपने मन को सुख देने वाले विचारों को ही मैं क्या करता हूं, प्रकट करता हूं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, समझाया मैंने आपको, तो नो उम्मीद सर। करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।